यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टुडे वी आर स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड हमारा हो गया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा टॉपिक, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द टॉपिक? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लेट्स सी। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना और एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट में जब हमने इम्प्योरिटी ऐड करी थी तो आपने देखा था कि एलिवेशन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा। तो राइट डाउन द हेडिंग, डिप्रेशन इन freezing point. Write down the topic, colligative properties. Third point, depression in freezing point. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. तो फ्रीजन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो, सॉलिड कन्वर्ट इनटू liquid. So the temperature at which, freezing point means the temperature at which the vapor pressure of solid and vapor pressure of liquid is equal. तो it means freezing point पर solid का vapor pressure और liquid का vapor pressure क्या होगा? Equal होगा. तो what is the freezing point clear? The freezing point at the temperature, the freezing point at which the vapor pressure of solid and liquid the vapor pressure of solid and liquid are equal and present in equilibrium. Boiling point में क्या होता है? Liquid and vapor pressure are in equilibrium. तो clear? तो depression in freezing point. Let's see. When we add non-volatile solute, तो नॉन वॉलेटाइल कौन सा सॉल्यूट होता है? जिसकी वेपर्स नहीं बनती, उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल. जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं. पेट्रोल, एसीटोन, ईथर, ये कैसे होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं. तो व्हेन ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलवेज इन लेस अमाउंट. तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड इन, when add non-volatile solute in solvent, तो it becomes solution. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में. तो when we add solute and solvent, तो it form the solution. तो what happen? TF means temperature of freezing point. नॉट लगा दोगे तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट. ये किसका हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट. प्योर सॉल्वेंट का हो गया टेम्परेचर. द टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट एट द प्योर सॉल्वेंट. तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा बेटा? प्योर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? TF freezing point for solution.
अब देखो, तो व्हेन ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज। तो यह क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solution will be decrease. Clear? तो it means TF किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के लिए, और TF नॉट किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो TF डिक्रीज हो गया, TF नॉट इंक्रीज, तो TF इज लेस देन TF नॉट। क्लियर? तो what is the depression in freezing point? The temperature at which the vapor pressure of solid and liquid are equal. So when we add non-volatile solute in solvent, it become solution. The freezing point of solution is decreased than the freezing point of the प्योर सॉल्वेंट। इम्प्योरिटी जब भी हम ऐड करेंगे हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लेट्स सी, अब इसको हम एक ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो एक ग्राफ बना लेते हैं, इसका हम प्लॉट बना लें। जैसे आपने सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बनाया था, सेम उसी तरह इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। तो आपको ग्राफ किस तरह बनाना है, वेपर प्रेशर, ये आपने क्या लिया, वेपर प्रेशर, और किसके बीच में, टेम्परेचर। ये हो गया हमारा टेम्परेचर एंड ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर और ग्राफ के बीच में सेम उसी तरह ग्राफ बनाना है जैसे आपने पहले क्या बनाया था। यहाँ हमारा किसका बनेगा, प्योर सॉल्वेंट का। तो ये हमारा ग्राफ होगा प्योर सॉल्वेंट। अब दूसरा जो हमें एक और ग्राफ बनाना है वो किसका बनेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन होगा। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये क्या होगा, फ्रोजन। यहाँ आपका जो सॉल्वेंट है या जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सॉलिड मतलब फ्रोजन, फ्रोजन ऑफ लिक्विड। तो ये अब इसे आप इस तरह नीचे इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ ले लें। तो ये देखो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, प्योर सॉल्वेंट के लिए TF नॉट। ठीक है, यहाँ आपका जो दूसरा पॉइंट है, अब आप इसको मिक्स यहाँ मिला दें। तो ये कौन सा होगा, TF होगा। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सॉल्यूशन के लिए जो TF होता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन का TF कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का TF नॉट ज़्यादा होगा। AB कर्व, दिस पॉइंट AB कर्व, दिस इज AB कर्व, फ्रोजन फॉर सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। यहाँ आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीज हो गया, जम गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो B पॉइंट है जहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर देखिए इक्वल हो गया। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज इक्वल। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपने इसे ड्रॉ किया, तो ये आपको जो मिला वो क्या मिला है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको हो गया प्योर सॉल्यूशन का AB BC कर्व फॉर लिक्विड फॉर सॉल्वेंट, ओके। एंड AB कर्व फॉर solidification, frozen
या फ्रीजिंग ऑफ द सॉल्वेंट, तो फ्रोजन सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका कर्व कौन सा है? एडी कर्व। एडी कर्व फॉर सॉल्यूशन, एडी कर्व फॉर सॉल्यूशन एट द बी पॉइंट, बी पॉइंट पर क्या होगा? सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो आप इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ से समझ में आ गया। तो ए बी कर्व फॉर सॉलिड, बी सी कर्व फॉर सॉल्वेंट, ए डी फॉर सॉल्यूशन एट द बी पॉइंट, जहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाते हैं। अब लेट्स सी, अब इसे हम आगे डिटरमाइन करते हैं। फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे फॉर्मूला? तो डिटरमाइन द फॉर्मूला। तो हाउ टू डिटरमाइन? फर्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम डिप्रेशन निकाल लें फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डिफरेंस होगा इसको आप क्या कहेंगे बेटा? डेल्टा टी एफ। ये डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होगा डिप्रेशन? डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अब टी एफ नॉट ज़्यादा है, टी एफ कम है, वहाँ टी बी नॉट कम था, टी बी ज़्यादा था, तो यहाँ हम क्या लिखोगे? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके इक्वल होता है? मोलिलिटी। और मोलिलिटी किस पर डिपेंड है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। इसीलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम। तो डेल्टा टी एफ व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, के एफ एंड एम। तो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ, के एफ एंड एम। व्हाट इज एम? मोलिलिटी। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ क्या होगा? मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। व्हाट इज एम? व्हाट इज के एफ? मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट। नाउ के एफ को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो के एफ इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आप देखिए, अगर हम एम को 1 कर दें, 1 मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें, तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन? राइट डाउन दीज पॉइंट्स। नाउ इक्वेशन देखिए अब क्या हो जाएगी बेटा? इफ m इक्वल टू 1, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू, तो इफ m इक्वल टू 1, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। तो राइट डाउन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ व्हेन m इक्वल टू 1। 1 मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। 1 मोलर सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
depression in freezing point is called KF का क्या नाम बताया था आपको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज कॉल्ड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्लियर? अब नाउ हाउ टू डिटरमाइन द मोलर मास। तो डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन द डिटर्मिनेशन ऑफ द molar mass. So how to calculate the molar mass by depression in freezing point. So first of all write down the m. m क्या होता है, मोलिलिटी। तो let weight of solute suppose WB है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB है, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वी आर टेकिंग बाइनरी सॉल्यूशन, हम यह बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। जो बाइनरी का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सपोज WA and molar mass of solvent suppose MA। क्लियर? अब मोलिलिटी क्या होता है, मोलिलिटी आपको बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी एंड 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलिलिटी कैसे लिखोगे, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कैसे निकालते हैं, WB, ये तो आपका हो गया वेट। मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, MB, ये तो हमारे हो गए मोल्स। क्लियर? यहाँ हम क्या लिखेंगे, वेट अगर ग्राम में है तो WA, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई विद 1000 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 3rd। डेल्टा TF इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा था KF इंटू M की वैल्यू पुट कर दे, KF WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। क्लियर? केवल आपने क्या किया, M की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अब हमें निकालना है मोलर मास, किसका निकालना है, कैलकुलेट करना है किसका, सॉल्यूट का। तो MB को आप इधर भी आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, रीअरेंज द फॉर्मूला, KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF एंड WA। तो you have to learn this formula. So how to calculate the molar mass by depression in freezing point. इसी तरह आप KF भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मेथड एक और है, KF इक्वल टू RN TF स्क्वायर, ये हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था, वहाँ हमने TB स्क्वायर लिया था, यहाँ हम TF स्क्वायर ले रहे हैं। M मोलर मास TF अपॉन डेल्टा H फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ हमने लिया था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ आप लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H इंटू 1000। इस फॉर्मूले से भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, KF। तो KF इक्वल टू R TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H इंटू 1000। तो डेल्टा H क्या है यहाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M मोलर मास, और TF क्या है, टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्लियर? तो R इज द गैस कांस्टेंट,
तो यू कैन कैलकुलेट बाय KF। नाउ इट्स क्लियर। तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है देखिए, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, अब आपको पता है वाटर व्हीकल्स में यूज़ में लिया जाता है, रेडिएटर में हम वाटर को यूज़ में लेते हैं, लेकिन जहाँ कोल्ड प्लेस होते हैं, जहाँ ठंडे स्थान होते हैं, वहाँ वाटर क्या होता है, जम जाता है। तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कूलेंट, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को या फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं। तो वाटर अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, तो अगर हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो डिप्रेस हो जाएगा। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो वाटर जनरली यूज्ड इन vehicles in radiator, लेकिन कोल्ड प्लेस में, इन कोल्ड प्लेस जहाँ ठंडे स्थान होते हैं, इन कोल्ड प्लेस वाटर फ्रीज इन रेडिएटर। तो वाटर आपका रेडिएटर में जम जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड फॉर दिस प्रॉब्लम एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड। तो कौन से सॉल्यूशन यूज में लेते हैं हम, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड। तो एनी एग्जांपल ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हम यूज में लेते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना भी हमें टेम्परेचर डाउन करना है उसी के अकॉर्डिंग हम अमाउंट सेट कर सकते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एग्जांपल लिखें, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल एक तरह से आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो वाटर आपके एक्सिस में और सॉल्यूट आप इसमें ऐड कर रहे हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में ऐड करोगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रीजिंग पॉइंट को उतना ही कम कर सकते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है, कोल्ड कंट्रीज में जो स्नो जम जाती है, बर्फ जम जाती है, उसके लिए हम कॉमन सॉल्ट यूज में लेते हैं NaCl या कैल्शियम क्लोराइड। क्यों यूज में लिया जाता है, वाई NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट फॉर द स्नो ऑन द रोड। तो रोड पर जो स्नो जम जाती है, आइस जम जाती है, बर्फ जम जाती है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट यूज में लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड और NaCl का वर्क क्या है, देखो, NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड, NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्यूट। तो ये एक तरह से आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड ऑन आइस स्नो, जब आप इसे स्नो पर रोड पर डालते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, NaCl कैल्शियम क्लोराइड का जब स्नो के ऊपर छिड़काव किया जाता है तो ये क्या करता है, उसको स्नो को मेल्ट करने लग देता है, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो NaCl कैल्शियम क्लोराइड ये तो हो गया आपके सॉल्यूट।
अब स्नो पर हमने इसे स्पार्कल किया, इसे छिड़क दिया, तो छिड़कने के बाद क्या होगा, ये NaCl या कैल्शियम क्लोराइड उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब वाटर रोड पर जमेगा नहीं, स्नो की फॉर्म में नहीं आएगा। तो NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water. So now it's clear all of you. It's enough for today class. Have a nice day. Thank you.